Hello everyone. In the chapter Principles of Inheritance and Variations में हमने हेरिडिटी के बारे में, इनहेरिटेंस के बारे में, मेंडल के जो जेनेटिक्स के लॉ हैं उनके बारे में और कई सारे और टॉपिक्स को डिस्कस किया जो जेनेटिक्स से रिलेटेड हैं। लेकिन जो जेनेटिक ट्रेट हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, उनका बेसिस क्या है? ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट चैप्टर लेंगे हम, उसमें हम मॉलिक्यूलर बेसिस जो है किन्हीं भी जेनेटिक ट्रेट का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट चैप्टर इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर के अंदर हम डीएनए, आरएनए और उनसे रिलेटेड जो कई सारे और जो प्रोसेसेस हैं उनको डिस्कस करेंगे। ओके, सो द फर्स्ट टॉपिक इज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो है फ्रेडरिक मीसर के द्वारा पस सेल्स के थ्रू जो है डिस्कवर किया गया। ओके, पस सेल्स के अंदर उन्होंने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व किया और उनको न्यूक्लिन कहा गया। ओके, तो न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स, डीएनए एंड आरएनए। ओके, सो एट फर्स्ट वी विल डिस्कस डीएनए। ओके, सो द डीएनए की जो फुल फॉर्म है दैट इज डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ओके, सो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ओके, उनकी सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए का बना होता है न्यूक्लियस के अंदर। या अगर मैं बैक्टीरिया की भी बात करूं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बैक्टीरिया में नहीं होती है, लेकिन जो उनका जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए का बना होता है। एडिशनली आरएनए एंड कुछ प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी, हायर ऑर्गेनिज्म की सेल्स के अंदर भी न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल पाया जाता है जो कि डीएनए, आरएनए एंड एडिशनली कुछ प्रोटीन्स जो हैं पाई जाती हैं। ओके, तो यहां पर मोस्टली सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो डीएनए है एज ए जेनेटिक मटेरियल रोल प्ले करता है। बट इन सम ऑफ द वायरसेस, कुछ वायरसेस के अंदर आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। हाँ, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आरएनए पाया जाता है, लेकिन जो डीएनए है अपनी मैसेजेस को, अपनी इंफॉर्मेशन को कन्वे करता है आरएनए में, और आरएनए की इंफॉर्मेशन के, जेनेटिक इंफॉर्मेशन के बेसिस पर सेल के अंदर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है इन यूकैरियोटिक सेल, इन हायर सेल्स, इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आल्सो। ओके, बट इन सम ऑफ द वायरसेस they have the RNA as a genetic material. Okay, so the first point is what are the constituent components of the DNA? So they are three. First, deoxyribose sugar, ये एक 5 कार्बन की सुगर है। इसके सेकंड कार्बन पर एक ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, इसीलिए इसे कहते हैं डीऑक्सीराइबोस सुगर। ओके, नेक्स्ट लेते हैं नाइट्रोजीनस बेसिस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाइट्रोजीनस बेसिस, वन इज प्यूरिन एंड द सेकंड इज पायरिमिडिन। जो प्यूरिन है दे आर ऑफ टू टाइप्स, एडेनिन एंड ग्वानिन। एडेनिन को ए से शो करते हैं, ग्वानिन को जी से शो करते हैं। पायरिमिडिन भी टू है, थाइमिन एंड साइटोसिन। थाइमिन को टी से शो करते हैं एंड साइटोसिन को सी से शो करते हैं। और जो थर्ड कंपोनेंट है वो है फॉस्फेट ग्रुप। ओके, तो जब डीऑक्सीराइबोस सुगर और नाइट्रोजीनस बेस कनेक्ट होते हैं, अटैच होते हैं, तो इसे कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। ओके, और न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है तो इसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। सो डीएनए इज द पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। जब डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है तो एट फर्स्ट डीऑक्सीराइबोस सुगर के फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजिनस बेस जो है ऐड होता है, अटैच होता है, और इससे न्यूक्लियोसाइड बनता है। और न्यूक्लियोसाइड बनने के बाद में जो सुगर है उसके फिफ्थ कार्बन से या थर्ड कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप जो है कनेक्ट होता है। ओके, सो इस तरीके से डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। एंड अगेन डीएनए इज द पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। मैं बहुत ही सिंपली इस टॉपिक को बताऊंगा जिससे समझने में एकदम आसानी रहे। जो डीएनए के कई सारे टाइप्स हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम बी डीएनए को डिस्कस करेंगे। डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसका मॉडल दिया जेम्स वॉटसन,
जेम्स डी वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने इन 1953 उन्होंने डीएनए का डबल हेलिकल राइट हैंडेड मॉडल दिया। तो दिस इज द स्केच ऑफ ए डीएनए बी डीएनए, ओके, और राइट हैंडेड स्ट्रक्चर है ये। तो इसकी जो बैकबोन है, डीएनए की जो बैकबोन है, जो थ्रेड है, दीज ये बने होते हैं सुगर एंड फॉस्फेट के, ओके, सुगर फॉस्फेट, सुगर फॉस्फेट। तो सुगर से के फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजिनस बेस कनेक्ट होता है और सुगर के थर्ड एंड फिफ्थ कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है, ओके। सो इस तरीके से क्या है कि इन अच्छा एक चीज और, प्यूरिन पायरिमिडिन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो यहां पर डीएनए की जो कॉइलिंग है वो कुछ इस तरीके से है, ओके। तो बी डीएनए के अंदर टोटल 10 बेस पेयर्स होते हैं। ये जो बैकबोन है सुगर फॉस्फेट सुगर फॉस्फेट सुगर फॉस्फेट, यानी कि इसके अंदर 10 सुगर है और 10 फॉस्फेट हैं एक कॉइल के अंदर, और अंदर की और नाइट्रोजिनस बेस है। एक नाइट्रोजन बेस एक थ्रेड की ओर से और दूसरा नाइट्रोजन बेस दूसरे थ्रेड की ओर से, और एडेनिन थाइमिन के साथ में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ओके। तो इस तरीके से 10 बेस पेयर पाए जाते हैं एक कॉइल के अंदर। जो एक कॉइल है उसकी लेंथ है 34 एंगस्ट्रॉम और 3.4 नैनोमीटर। जो दो बेस पेयर्स हैं उनके बीच का जो स्पेस है वो है 3.4 एंगस्ट्रॉम और 3.4 एंगस्ट्रॉम और 0.34 नैनोमीटर। तो क्योंकि एक कॉइल की लेंथ 34 एंगस्ट्रॉम और 3.4 नैनोमीटर है, तो दैट्स वाई जो दो बेस पेयर हैं उनके बीच का जो गैप या स्पेस है वो होगा 3.4 एंगस्ट्रॉम और 0.34 नैनोमीटर, ओके। यहां पर देखिए आप, जो दो थ्रेड हैं डीएनए के उनके बीच का जो स्पेस है, जो डायमीटर है, वो होगा 20 एंगस्ट्रॉम और 2 नैनोमीटर, ओके। अब यहां पर देखिए 5 प्राइम, यहां देखिए 3 प्राइम, और यहां देखिए 5 प्राइम और यहां देखिए 3 प्राइम। तो अब इसका मीन क्या है, इसके मीन को समझेंगे हम। डीएनए के थ्रेड्स में एक तरफ जो सुगर है वो सीधी होती है, तो जो फर्स्ट कार्बन है वो अंदर की ओर रहता है और फिफ्थ कार्बन बाहर की ओर है, ठीक है। तो इसे कहते हैं 5 प्राइम एंड, ओके। जो सेकंड थ्रेड है उस पर सुगर इन्वर्टेड होती है, तो फर्स्ट कार्बन अंदर की ओर होता है लेकिन काउंटिंग करने पर थर्ड कार्बन बाहर की ओर आता है। तो इसलिए इस एंड को हम क्या कहते हैं, 3 प्राइम एंड कहते हैं। आगे मैं आपको सुगर की स्ट्रक्चर बना के एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे 5 प्राइम और 3 प्राइम जो हम जो पार्ट कार्बन का ले रहे हैं वो कैसे शो होता है 5 प्राइम एंड 3 प्राइम। पॉलरिटी, यहां पर डीएनए की स्ट्रक्चर में पॉलरिटी का मीन ये है कि डीएनए के थ्रेड के अंदर एक एंड पर डीऑक्सीराइबोस सुगर का फिफ्थ कार्बन जो है फ्री है और दूसरे एंड पर जो थर्ड कार्बन है वो फ्री है, तो इसे हम पॉलरिटी कहेंगे, ओके। और कॉम्प्लीमेंटरिटी, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स क्या है कि डीएनए के दो थ्रेड्स के अंदर एक तरफ प्यूरिन होता है, एक तरफ पायरिमिडिन होता है, ठीक है ना। प्यूरिन पायरिमिडिन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो अगर एक तरफ मान लो एडेनिन है तो सेकंड तरफ थाइमिन होगा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में। अगर एक तरफ ग्वानिन है तो दूसरी तरफ साइटोसिन होगा। अगर एक तरफ साइटोसिन है तो अपोजिट साइड में ग्वानिन होगा, ओके। तो इस तरीके से क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स पाए जाते हैं डीएनए बिटवीन द डीएनए थ्रेड्स, ओके। एंटी पैरेलल पोजीशन, डीएनए के दोनों धागे पैरेलल होते हैं लेकिन जो एक थ्रेड है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है, और जो पैरेलल सेम टाइम पैरेलल डायरेक्शन में पैरेलली एक और थ्रेड होता है जो 3 प्राइम से 5 प्राइम होता है, तो इसे हम एंटी पैरेलल पोजीशन कहते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि डीएनए के एक थ्रेड पर सुगर सीधी होती है, स्ट्रेट होती है, और उसका फिफ्थ कार्बन एंड पर रहता है, फ्री रहता है। तो सपोज करिए कि एक थ्रेड पर ये सुगर है, मान लो डीऑक्सी राइबोस सुगर है, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन। तो फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजिनस बेस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा कनेक्टेड होता है, ओके। सेकंड कार्बन पर मैंने आपको बताया था कि एक ऑक्सीजन की कमी होती है। यहां देखिए आप,
जो फिफ्थ कार्बन है इनका, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ कार्बन पर CH2OH होता है, लेकिन यहां पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है। ओके, तो ये फॉस्फेट ग्रुप है। ओके, और इसी तरीके से पीछे अंदर की ओर इसके थर्ड कार्बन से एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है। तो इस तरीके से फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड पाई जाती है डीएनए के थ्रेड्स के अंदर। ओके, तो फिफ्थ कार्बन से एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया और इधर थर्ड कार्बन से एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया। इधर जो शुगर है सीधी है, तो यहां पर फिफ्थ कार्बन जो है फ्री एंड पर था, तो इसे 5 प्राइम एंड कहेंगे। सेकंड जो थ्रेड है इसके अंदर शुगर इन्वर्टेड है, तो अंदर से काउंट करेंगे फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन। यहां देखिए आप, फर्स्ट कार्बन से यहां भी नाइट्रोजिनस बेस है और कॉम्प्लीमेंट्री बेस है, इधर एडेनिन है तो इधर थाइमिन है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में। ओके, यहां देखिए आप, फिफ्थ कार्बन ये है, तो फिफ्थ कार्बन अंदर की ओर है, यहां फॉस्फेट ग्रुप जुड़ रहा है, और यहां पर थर्ड कार्बन फ्री एंड पर है, तो इसे 3 प्राइम एंड कहेंगे। क्या कहेंगे? 3 प्राइम एंड कहेंगे। ओके, तो इस तरीके से जो मैंने आपको बताया कि 5 प्राइम या 3 प्राइम एंड क्यों कहा जाता है डीएनए के थ्रेड में, मैं काउंटिंग बता देता हूं कार्बन की। यहां से काउंट करेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ओके, और यहां इन्वर्टेड शुगर है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके, डीएनए के दो स्ट्रैंड के अंदर एक स्ट्रैंड को हम सेंस स्ट्रैंड कहते हैं और सेकंड स्ट्रैंड को एंटी सेंस स्ट्रैंड कहते हैं, क्योंकि जो सेंस स्ट्रैंड होता है उसमें एक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है, जेनेटिक सारी इंफॉर्मेशन होती है। जो सेकंड स्ट्रैंड होता है उसे एंटी सेंस स्ट्रैंड कहते हैं, क्योंकि वो प्रोटेक्टिव होता है, वो इंफॉर्मेशन को कवर करता है सेंस स्ट्रैंड की। ओके, तो नाइट्रोजिनस बेसिस के रूप में जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है डीएनए के सेंस स्ट्रैंड पर। डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो डीएनए के बीच की जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो जाती है और जो डीएनए के जो थ्रेड्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। ओके, इसे हम डीनेचुरेशन कहते हैं। ओके, और जब टेम्परेचर वापस से कूल डाउन होता है, अगर कूल डाउन कंडीशन में हम डीएनए के सैंपल को रखते हैं तो अगेन जो हाइड्रोजन बॉन्ड है नाइट्रोजिनस बेसिस की वो बन जाती है और अगेन जो है कॉइलिंग हो जाती है, इसे हम रीनेचुरेशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट लेते हैं चारगाफ रूल। 1950 में इरविन चारगाफ ने डीएनए के बारे में कुछ पॉइंट्स रखे, इसे हम चारगाफ रूल्स कहते हैं। ओके, तो चारगाफ रूल में ये बताया गया कि जो डीएनए का सैंपल है या जो डीएनए है उसके अंदर प्यूरिन इक्वल्स टू पायरिमिडीन, जितने भी प्यूरिन होते हैं वो इक्वल होते हैं पायरिमिडीन के, यानी कि A प्लस जी का टोटल इक्वल होता है T प्लस C के टोटल के। ओके, नेक्स्ट लेते हैं कि एक डीएनए के अंदर जितने एडेनिन होते हैं उतने ही थाइमिन होते हैं। ओके, जितने ग्वानिन होते हैं उतने ही साइटोसिन होते हैं। नेक्स्ट लेते हैं A प्लस टी नॉट इक्वल्स टू G प्लस सी। भाई हमने ये तो कर लिया कि प्यूरिन A प्लस जी का टोटल इक्वल होता है T प्लस सी के, लेकिन A प्लस टी, ओके, एक प्यूरिन और एक पायरिमिडिन का जो टोटल है G प्लस सी के इक्वल नहीं होता है। ओके, और जो बेस रेशो है A प्लस टी अपॉन G प्लस सी, ये वेरी करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, स्पीसीज टू स्पीसीज। ओके, एक डीएनए के अंदर जितने डीऑक्सी राइबोज शुगर होती हैं उतने ही फॉस्फेट होते हैं, यानी कि शुगर इक्वल्स टू फॉस्फेट। तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स ऑफ चारगाफ रूल। ओके, अब बात करते हैं सेल के सेंट्रल डोग्मा की। एक सेल के अंदर डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए सारी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। सेल लगातार डिवीजन भी करती है, तो सेल की कॉपीज भी बनती हैं, तो ये जरूरी होता है कि डीएनए की कॉपी बने। तो डीएनए टू डीएनए बनता है, इसे हम रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए से फिर मैसेंजर आरएनए, डीएनए के दोनों थ्रेड्स के बीच में मैसेंजर आरएनए भी बनता है, आरएनए बनता है। तो डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन है, लेकिन डीएनए से एमआरएनए बनना ये क्या है? ट्रांसक्रिप्शन है। यानी कि अब डीएनए की जो मैसेज या इंफॉर्मेशन है वो आरएनए में आ जाती है और मैसेंजर आरएनए आ जाता है सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। और मैसेंजर आरएनए के जो जेनेटिक कोड है, जो तीन नाइट्रोजन बेस का जो जेनेटिक कोड्स हैं मैसेंजर आरएनए के ऊपर, उस बेसिस पर क्या होता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है।
तो मैसेंजर आरएनए पर राइबोसोम्स की सब यूनिट्स अटैच हो जाती हैं एंड बाय रीडिंग द मैसेंजर आरएनए एमिनो एसिड्स को जोड़ते हुए प्रोटीन फॉर्मेशन होता है। तो मैसेंजर आरएनए की इंफॉर्मेशन के बेसिस पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो इस तरीके से हमें समझ में आया कि सेंट्रल डोग्मा के अंदर ये बताया गया है कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो यूनिडायरेक्शनली फ्लो होती है डीएनए टू डीएनए, डीएनए टू मैसेंजर आरएनए एंड मैसेंजर आरएनए टू प्रोटीन सिंथेसिस। So this is called central dogma of the cell and it was given by Crick. Okay.